Assalamualaikum. Today we are going to discuss that how to prepare the surgery for final year MBBS prof efficiently and smartly so that we can get maximum marks. Starting with the book of Dogger. There are two types of books which are usually recommended in our colleges. First one is the Dogger, and the second, if you wanna study in the detail and for more clinical orientation, that is Bailey and Love. But most of the time we stick to the Dogger, but don't tell the teachers that you study the Dogger, although they know वेरी वेल डेट यू स्टडी द डॉगर. अच्छा, उसके बाद ये है कि जनरल सर्जरी. हम सबसे पहले जनरल सर्जरी स्टार्ट को देखते हैं. जनरल सर्जरी में जनरल सर्जरी का अलहदा पेपर होता है, सिस्टमिक का अलहदा होता है. और जनरल सर्जरी बहुत एक्सटेंसिव है लेकिन ये बहुत शॉर्ट भी है. अगर उसको इन स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करके तो पढ़ें तो ये बहुत शॉर्ट है और बहुत इजीली ये इसका कवर हो जाता है सिलेबस. लेकिन अगर आप वही वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू करेंगे, सारा पढ़ना शुरू करेंगे, MCQs को देख के जी अच्छा इस चैप्टर में से MCQs, क्योंकि मैं इस वजह से रिपीट कर रही हूँ, मैं ये गलती कर चुकी हूँ. मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लेकिन डायरेक्शन जो थी वो सही नहीं थी. अगर मैंने उतनी ही मेहनत देती मैंने अपनी उसके अंदर की सॉरी जितनी मैंने इसको एक्सटेंसिवली पढ़ने की कोशिश की, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश की कि अच्छा ये वाला MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूँ, उतनी ही मेहनत मैं इस तरह करती कि मैं इसको जो है इसके पास पेपर्स के MCQs, रैंक ऑर्डर्स वाले वो वाली चीज़ें करती और बाकी साथ में इसके MCQs की प्रैक्टिस करती. बिकॉज आई एम रिपीटिंग अगेन कि थ्योरी का इसका टेक्स्ट पढ़ के आपसे MCQs सॉल्व नहीं होंगे. जितना मर्जी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप डॉगर को छोड़ के आप बेले एंड लव से भी पढ़ लें, ठीक है. आप इसके, क्योंकि मैंने बेले एंड लव भी पढ़ी थी कुछ टॉपिक्स, तो आप वो भी पढ़ लें लेकिन आपके MCQs सॉल्व नहीं होंगे. क्योंकि अगेन MCQs जैसे मेडिसिन में बात की, MCQs जो हैं वो उनके सिनेरियोज बन के आते हैं और ऐसे के सिनेरियोज होते हैं कि जो हमें अगर हमारी प्रैक्टिस ना हो तो हम खुद से उनको नहीं एज्यूम करके उनको उस अंदाज से हम नहीं पढ़ सकते. तो बजाय इसके कि आप इसको करने के एक्सटेंसिवली पढ़ने के, आप इसको उससे करें, इसके पास पेपर्स के MCQs, पास पेपर्स वाले टॉपिक्स करें, बाद में पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें. देखेंगे अच्छा इस क्वेश्चन को किस स्ट्रेटजी से पूछा गया है. इसके अंदर मेनली सर्जरीज का आएगा और सर्जिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होंगी और उनकी मैनेजमेंट प्लान होंगे, इन्वेस्टिगेशंस, वही सारी चीज़ें, डेफिनेशंस और उनकी क्लासिफिकेशन. बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें पूछी जाती, पैथोफिजियोलॉजी नहीं पूछी जाती, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की आगे डिटेल नहीं पूछी जाती. वाइवाज में अलग होता है सिनेरियो और रिटर्न का अलग. अभी हम रिटर्न की बात कर रहे हैं. तो रिटर्न में आप पास पेपर्स उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, उसके टॉपिक्स देखें. इसके अलावा अगर आपने और करना है तो रैंक ऑर्डर्स की के टॉपिक्स देख लें. उसके साथ आप बजाय इसके कि दूसरी चीज़ें पढ़ें, इसके दूसरी जो है वो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें, उसके बजाय आप MCQ सॉल्व करें. और बिलीव यू मी कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छा, कम मेहनत से कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. और मैं क्यों इतना MCQs को प्रैक्टिस करने का बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, उसको देखने के लिए हम ये थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स सपोज ये वाला MCQs देख लेते हैं कि अब इसमें जनरल सर्जरी में एक टॉपिक है सर्जिकल इन्फेक्शन वाला या सर्जिकल इन्फेक्शन. तो उसमें आता है SSI, मेनली होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. उसके बारे में सारा बताया है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होते हैं, सुपरफिशियल उसकी क्लासिफिकेशन, सुपरफिशियल, डीप और आगे से उसकी सारी मैनेजमेंट, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है. अब ये हम पढ़ते हैं MCQs. इन्फेक्शन ऑफ द मोस्ट सर्जिकल वुंड्स इज रेफर्ड एज, ठीक है, मोस्टली पूछ लिया. अब ऑप्शंस में देखें, डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मेन कैटेगरी है, ये आगे 3 उसकी सब क्लासेज हैं, सुपरफिशियल, डीप और ऑर्गन स्पेस एंड वुंड साइट इन्फेक्शन. अब इसमें से उस टाइम पे नहीं पता चलेगा कि कौन सा MCQ कौन सी ऑप्शन बेस्ट है. हालांकि बहुत ईजी सिंपल सा है, लेकिन इन्फेक्शन ऑफ द मोस्ट इस तरह नहीं लिखा हुआ, डॉगर में तो नहीं लिखा हुआ. बेले और लव में अगर लिखा भी होगा तो आप इतनी एक्सटेंसिव बुक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते MCQs के लिए, ठीक है. तो इसमें इसका ऑप्शन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली सर्जिकल वुंड्स जो हैं वो सुपरफिशियल ही रहते हैं, तो वो सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं.
अगर वो बाद में डीप का कोर्स नहीं होता है, लेकिन मोस्टली वो सुपरफिशियल रहते हैं। अब वैसे आपको नहीं पता चलेगा, आप मोस्ट प्रोबेबली आप ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को ही चूज़ कर लेंगे कि जो जनरल है। ठीक है, MCQs बहुत ईजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज़ की तो बेशक वो ईजी हो या मुश्किल, आपका गलत हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें ये देख लेते हैं। 33-year-old male involved in a street fight present with the bruises and deformity in the upper part of his leg. X-ray shows fracture of the neck of the fibula. What is the single most associated nerve injury? अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी एनाटमी बैठ के रिवाइज करें या कौन सी मेन तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी एक्सटेंसिवली आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका ये उस टाइम पे अगर तो आपको याद है एनाटमी वगैरह तो इजीली हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं जहन में आता। ठीक है, तो आप इसमें लेटरल पेरोनियल नर्व है। अगर आप MCQ किया होगा तो आपको फिबुला से रिलेटेड लेटरल पेरोनियल नर्व है, सिनेरियो किसी भी तरीके से बन के आ जाए आप कर लेंगे। लेकिन अगर क्योंकि मोस्ट कॉमनली चीज़ें ही पूछी जाती हैं, इससे बहुत ही डीप वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती। सुपरफिशियल होता है, लेकिन हमें क्योंकि सुपरफिशियल भी भूला होता है एनाटमी का, तो इस तरह उसको सर्जरी से रिलेट करके, ट्रॉमा से रिलेट करके हम नहीं कर पाते उस टाइम पे, नहीं हो पाता सॉल्व। इसी तरह एक और एग्जांपल है। 70 years old male with a prosthetic cancer has had severe acute back pain waking up at night for 6 weeks. What is the most appropriate investigation? अब उसका मसला क्या है? प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन अप्रोप्रिएट इस स्पेसिफिक सिनेरियो में प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि उस प्रोस्टेट का कैंसर है, आगे वो मेटास्टेसिस के थ्रू बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप उसकी बैक पेन की जो है उसकी वैल्यूएशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, तो अगर आपको पता होगा कि मेटास्टेसिस में इसके में कौन सी अप्रोप्रिएट है, तो फिर अब इसमें देखें, अगर आप स्पेसिफिकली देखें, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस में आप हर किसी का स्पेसिफिकली आगे से कॉम्प्लिकेशन की भी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप सोल्व करते हैं MCQs और SCQs तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये वाली चीज़ें हैं जो है, और एक दफ़ा नज़र से गुजर जाए तो दूसरी दफ़ा सिनेरियो किसी भी तरीके से चेंज हो गया है तो आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में तो जो चीज़ आती भी होती है उसमें भी इंसान कंफ्यूज हो रहा होता है, बजाय इसके कि आपको खुद से सोच के करना पड़े, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। इजी चीज़ें भी उस टाइम पे नहीं हो पाती, तो इस वजह से इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत फ़ायदा होगा। इसका जैसे अगर हम ऑप्शंस में देखें, MRI है, रेडियो न्यूक्लियोटाइड बॉन स्कैन है, डेक्सा स्कैन है, सीरम ALP कंसंट्रेशन एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बॉन की असेसमेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो वुड बी द रेडियो न्यूक्लियोटाइड बॉन स्कैन होगा, और ये एक दफ़ा अगर आपकी नज़र से गुजर गया तो दोबारा जितनी मर्जी दफ़ा सिनेरियो जिस तरह मर्जी चेंज होकर आ जाए आप इजीली इसे असेस कर लेंगे। और ये बातें हैं जो अलग से थ्योरी पढ़ के नहीं आती। और अगर हम इसमें मोर बात करें स्पेसिफिकली कि इतनी लंबी लिस्ट के अंदर आपने क्या क्या करना है, तो इसमें जो हैं सबसे मोस्ट कॉमन जो है ना, ये आपने ATLS, थोरेसिक ट्रॉमा, और ये सारे ट्रॉमा वाले, थोरेसिक है, वारफेयर इंजरीज भी इतना कोई खास नहीं है। ATLS, थोरेसिक ट्रॉमा, न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा, बर्न इंजरीज़ में से सिर्फ बर्न की क्लासिफिकेशन वगैरह है, और साथ वो उसका फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। प्लास्टिक सर्जरी, ये वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाई यील्ड वाले बता रही हूँ, ये हाई यील्ड वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, आर्टीरियल डिसऑर्डर, वीनस डिसऑर्डर इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द आर्टीरियल वन, और लिम्फेटिक डिसऑर्डर बस हल्का सा पढ़ना है। ये वाले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं MCQs और SCQs वगैरह। बाकी सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका वही है कि आप मेनली पास पेपर्स खोलें, पास पेपर्स के जो SCQs हैं वो करें, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बाकी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पास पेपर्स के करें तो उसी से ही कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप रैंक ऑर्डर देख सकते हैं। तो ये हो गया जनरल सर्जरी का। नाउ कम्स टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्जरी। सिस्टमिक सर्जरी का भी अगर आप खोल के बुक देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसको अगर स्ट्रेटजी के तौर पे पढ़ेंगे, स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट वालों को देख के और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में पढ़ेंगे तो फिर इसका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। सबसे पहले इसके टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। इसमें मेनली जो हैं इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर्स हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के,
और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में भी एक आध है SQs। बाकी आपने सिर्फ इन दो को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि फ्रैक्चर्स की क्लासिफिकेशन और वो ये रिटर्न में भी और उसके अलावा ये उसमें भी लॉन्ग केसेस में भी बताता है। क्योंकि जब आपके पास लॉन्ग केस आते हैं उनमें अगर वार्ड में जाके देखें तो उनमें फ्रैक्चर वगैरह का कोई ना कोई ट्रॉमा का ज़रूर केस होता है, तो वो किसी के पास भी आ सकता है। इस तरह से आपकी इसको प्रिपेयर अच्छे से करना है फ्रैक्चर्स को। इसको मैंने बेले एंड लव से भी करके और इसकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो सर्जरी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अपर लिम और लोअर लिम की बेले की को समराइज़ करके बेले की चीज़ों को, तो इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। बाकी जो हैं इनका सिर्फ आपने पास पेपर्स में से देख लें, बाकी सारा छोड़ दें। स्पोर्ट्स इंजरीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी और पेरिफेरल नर्व इंजरीज भी इतनी खास नहीं आती, सिर्फ आपने पास पेपर्स बाकी करने हैं। इन दो को अच्छे से पढ़ लें। अपर GIT में इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम ये करने हैं, पास पेपर्स के चीज़ें देख लें। इनके जो ऑपरेशंस वगैरह हैं वो आपने इतने डिटेल में नहीं करने, सिर्फ नाम वगैरह कर लें कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है तो इसमें ऑपरेशन होगा तो ये वाला होगा। बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सिर्फ 4-5 हैं जिनकी आपने डिटेल करनी है। बाकी कहीं पे भी ये ऑपरेटिव डिटेल यहाँ पे बहुत लिखी होगी, स्टमक और ड्यूडेनम की भी ऑपरेशंस की और सारा बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस इसमें दिए होंगे और जिनके स्टेप वाइज सारे लिखे होंगे, स्टेप सारे लिखे होंगे कैसे से करना है। लेकिन आपने सारों की नहीं करना, सिर्फ चंद एक हैं जिसमें कोलिसिस्टेक्टमी, अपेंडेक्टमी, थायरॉयडेक्टमी, मेस्टेक्टमी और हर्निया को सबसे पहले रखना चाहिए, हर्निया का ऑपरेशन। और बाकी सारे हर्निया वाला पूरा चैप्टर करना है, उसका कुछ नहीं छोड़ना। तो ये वाले सारे सबसे कॉमन है। बाकी का आपने मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में भी सिर्फ नाम ही करना है कि अच्छा इसमें ये वाला करना है, या एक आध लाइन अगर हल्की फुल्की से देख लें। लीवर वाला इंपॉर्टेंट है, लीवर और हेपेटोबिलियरी सिस्टम। लीवर वाले में लीवर ट्रॉमा को भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हालांकि ट्रॉमा जनरल सर्जरी के अंडर आता है, लेकिन हमारी दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने लीवर का सिस्टमिक सर्जरी में लीवर और स्प्लीन का ट्रॉमा के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। ठीक है, तो आपने लीवर और स्प्लीन का हमारी दफ़ा स्प्लीन का ट्रॉमा है तो लीवर का भी इंपॉर्टेंट है। तो लीवर और स्प्लीन का ट्रॉमा और उनकी स्टेजिंग कि कितनी ट्रॉमा होगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी क्या ग्रेडिंग है। हेपेटोबिलियरी सिस्टम भी करना है जिसमें कोलिसिस्टेक्टमी और वो सारा आ जाएगा गॉल ब्लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेंक्रियाज का भी हल्का फुल्का सा देखना है, इसमें सूडोसिस्ट का इस दफ़ा हमें आया था क्या पेंक्रियाज का सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सूडोसिस्ट स्पेसिफिकली। और इसमें नेक्स्ट वाले में पेरिटोनियम में पेरिटोनाइटिस, बस मेजेंट्री और रीटोपेरिटोनियस पे इसमें कुछ खास नहीं है। लोअर GIT में आ जाए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन सारी करनी है। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ये रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का वो भी आता है लॉन्ग केस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई भी मसला हुआ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, फिर आगे से कोई उसकी कॉज आइडेंटिफाई करनी होती है। और अपेंडेक्टमी, हाँ अपेंडेक्टमी इसका ऑपरेशन भी होगा। और अपेंडिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे साइंस और वो सारा ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग केस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। रेक्टम एंड एनल कैनाल, इसमें हेमरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हर्निया में आपने सब कुछ करना है। एनल कैनाल में फिशर्स ऑफ द एनल कैनाल वो भी इंपॉर्टेंट है। हर्निया आपने पूरा करना है। और ये मुझे चैप्टर नहीं, अम्बिलिकस एब्डोमिनल वॉल की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्निया वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट फेवरेट है, आपको पूरी सर्जरी में से और कुछ भी ना आए, इस बस चंद देखें, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड और ब्रेस्ट। ये वाली ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे कोलिसिस्टेक्टमी या कोलिलिथेसिस वगैरह, ये ऐसी चीज़ें कि जिनको अगर आपको नहीं आता तो उस पर आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, कोई कंसेशन नहीं मिलेगी कि अगर नहीं आता। हर्निया स्पेशली सबको बहुत पसंद होता है सर्जरी में, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से करना है। उसके बाद यूरोलॉजी में ये तकरीबन सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको मेनली सारा इसमें से भी नहीं करना। पास पेपर्स के SQs वो वाले कर लें और उनको पास SQs से देख भी लें कि अच्छा कौन से इसमें है। उसके बाद एंडोक्राइन सर्जरी में सिर्फ थायराइड ग्लैंड करना है और ये सारा करना है। उसके बाद ये बाकी जो हैं इनका आप पास SQs में से देख लें, कोई आया क्वेश्चन तो वो कर लें, बाकी इतना खास करने की ज़रूरत नहीं है। थोरेसिक एंड कार्डिक सर्जरी, कार्सिनोमा, लंग कैंसर बहुत आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा है। खैर पास पेपर्स में जो भी इसका क्वेश्चन हो बस वो देख लें। कार्डिक सर्जरी में वो है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। और इसकी भी मैंने बेले एंड लव से सारा समराइज़ करके इसकी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत ईजी करके और बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा
बाकी ये इतना कोई ख़ास नहीं है। ब्रेस्ट वाला चैप्टर पूरा करना है। न्यूरो सर्जरी में हेड इंजरीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें वही वाली चीज़ें बार बार रिपीट होंगी वो जनरल सर्जरी में भी हैं और इधर भी सेम रिपीट हो रही होंगी कि वो है सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल और ब्रेन ट्रॉमा। तो ये और वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड, ये बाकी आप वही पास पेपर्स कर लें। और हेड एंड नेक वाला ये भी सारा पास पेपर्स के बस देख लें, बाकी और इतना ख़ास देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा डॉगर का हो गया। अब अगर किसी ने इससे ज़्यादा पढ़ना है और किसी को बहुत शौक है बेले एंड लव पढ़ने का भी, मैं उसका भी बता देती हूँ कि मिनिमम आप क्या पढ़ लें बेले एंड लव से। 2 चीज़ें हैं जो बेले एंड लव से आप ज़रूर करें, एक तो इन्फेक्शंस और दूसरा ट्रॉमा। इन्फेक्शन और ट्रॉमा वाला पार्ट, ठीक है। इन्फेक्शन में भी आपने बहुत सारा नहीं करना। इन्फेक्शन वाला अगर हम चैप्टर देखें तो आपने इसके एक तो ये बॉक्स करने हैं, ठीक है। और ये सारा इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर एक चीज़ को ज़्यादा यहाँ से एक्सटेंसिव पढ़ेंगे बाकी सारे आपसे कवर नहीं होगा। है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो केस लॉन्ग केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न तो उधर से क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए आप इतनी पूरी बड़ी पहले पढ़ नहीं सकते, ना ही रिटेन रहनी है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि उसकी बजाय आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें, उसमें सारा होगा। और लॉन्ग केस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फेक्शन और ट्रॉमा है कि जिसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो डॉगर से एसेट कवर नहीं होते। तो ये टाइडी और अनटाइडी वूंड का ये है, ये सारा पढ़ लें। इसमें से स्पेसिफिकली पूछ रहे होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है और एक्यूट वूंड की मैनेजमेंट, ये वाला पढ़ लें। बाकी इसके बॉक्सेस पढ़ लें और लेदर से करनी। ये नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से जो है वो इन्फेक्शन में ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ये ग्राफ्ट पॉजिटिव एरोब्स, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोजेनिस, ग्राम नेगेटिव एनारोब्स, इकोलाई, सूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, बैक्टीरियोइड्स और बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाले सारे जो हैं, ये अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर ये वाले सारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। बाकी इसके बॉक्सेस पढ़ लें, इतना खास और करने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रॉमा की तरफ आएँ तो ट्रॉमा में एक तो लिवर, स्प्लीन और ये इन ऑर्गन का इन 2 और सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स का। और उसके अलावा ट्रॉमा में जो लॉन्ग केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ताकि वो केसेस भी जो हैं वो साथ साथ कवर हो जाएं। उसमें जनरली पेशेंट प्रेजेंट करा होता है पेल्विक ट्रॉमा के साथ, एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ मोस्ट कॉमनली, और एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा। एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा वेरी कॉमन है, तो उसमें सबसे पहले टोका इंजरी, फिर टोका में काम करते हुए हाथ आ जाता है लोगों का, तो या फिर वैसे ही ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उनको इंजर हो जाती हैं, ट्रॉमा होता है। और या फिर गन शॉट इंजरी वगैरह, उनमें भी मेनली एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो या फिर छत से गिर गए या कुछ इस टाइप की चीज़ें सिनेरियो, तो इसमें एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ये सारा फ्रैक्चर्स का टाइप का देख सकते हैं। इसके भी मेनली सिर्फ बॉक्सेस ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाली आ रही है कि इसमें फ्रैक्चर्स की क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर डॉगर के अंदर इतनी डिटेल नहीं है, सिर्फ ये कह दिया जाता है, हर जगह पे ये रिपीट कर देता है कि कास्टिंग कर देंगे, नेल लगा देंगे, ट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे और के नेल्स डाल देंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक नहीं है इसमें। ये अच्छी बात है, इसके जो डब्बे हैं ये मैं एक अलग वीडियो में इन सारों को समराइज़ करके भी बता दूंगी कि कास्टिंग, नेलिंग और ट्रैक्शन, उन सारों के अलग से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आप ये देख लें इनके बॉक्सेस के हर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और साथ ये भी है कि KY अगर है तो उसमें इंडिकेशन क्या है आपने KY इंसर्शन की। तो ये प्रॉफ में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसके जो हैं आगे ये फ्रैक्चर्स की हैं डिटेल, ये मैंने वीडियो में भी इसकी अलग से वीडियो ऑर्थोपेडिक्स के हेडिंग के अंदर प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको सहारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने समराइज इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें से और डॉगर को मिला के तो मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। आप उनके उधर से देख के नोट्स बना सकते हैं और बहुत इजी हो जाएगा फिर उसको करना। और इसके अलावा अगर आपको बेले एंड लव से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो बजाय अगर आपको दिल कर रहा है डेप्थ में पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिनिमम भी अगर आपने कुछ पढ़ना है तो आप इसके बॉक्सेस पढ़ लें तो भी वो सफिशेंट होगा। तो ये थी सारी सर्जरी की गाइडलाइन। आई होप यू फाइंड इट बेनिफिशियल, और इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल देन शेयर विद अदर्स टू। थैंक यू।